friends. So it's a matter of immense pleasure that today we are going to be interacting with the retired ACP Ved Bhushan ji, and who needs no introduction. And he's had a very distinguished career in Delhi Police. He became a part of Delhi Police in the year 1983. And as you can see in the background, Delhi Police Mahasangh. So this organization has also carved a niche for itself. In the last 5-6 years of its existence, it has been doing a remarkable job in addressing various causes pertaining to Delhi police officials. And of course, it has a long list of accomplishments. So why don't we begin our interaction? Sir, a very warm good evening. Namaskar. Namaskar. And so first of all, for the benefit of our viewers, I would request you to give a brief introduction of how you were inspired to become part of Delhi Police. And of course, one thing is very important, because the story is going to be incomplete if we don't mention about Delhi Police. We are all very proud of Delhi Police because it is a fact that Delhi Police officials work under extreme adverse situations and they have a very challenging job. Sir. देखिए शर्मा जी, मेरा पैशन मुझे पुलिस में भर्ती करने के लिए सबसे उसका मुख्य कारण पैशन है। मेरा शौक था, मैं पहले बैंक के अंदर नौकरी करता था, नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड से मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद बैंक की नौकरी में मन नहीं लगता था, नोट गिनते रहना, नोट गिनना इज नॉट माई पैशन, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। और फिर जब देखता था पुलिस में भर्ती हो रहे हैं तो पहले यूपी पुलिस का मैंने एग्जाम पास किया, फिर दिल्ली पुलिस में वैकेंसी निकली, यहाँ आई स्टूड फर्स्ट। एसएससी जो एग्जाम लेती है तो अक्रॉस इंडिया होता है, तो फिर मुझे लोगों ने प्रॉम्प्ट किया कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कीजिए, उसके साथ साथ आप चूंकि टॉपर हैं इस साल के, तो आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वो किसी वजह से मैंने प्रीलिम क्वालिफाई किया, मेन नहीं हो पाया, परंतु दिल्ली पुलिस की यात्रा 83 में शुरू हो गई, धीरे धीरे आज समाप्त हो गई। अब मैं जो आप संस्था जिसका जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस महासंघ, ये एक तरह से वेलफेयर और चैरिटेबल संस्था है जो दिल्ली पुलिस की रिटायर्ड ऑफिसर्स की या जो वर्किंग ऑफिसर्स हैं उनकी तमाम जो दिक्कतें परेशानी है पुलिस का पक्ष रखते हैं। और चूंकि नाम इसका दिल्ली पुलिस महासंघ है, परंतु हम पूरे इंडिया के पुलिस इश्यूज को एड्रेस करते हैं। जहां भी पुलिस का कोई मैटर आता है, पब्लिक के अंदर एक मैसेज जाए कि पुलिस कहां गलत है और कहां पुलिस ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं आपको, सुशांत राजपूत केस हुआ, विकास दुबे की गाड़ी पलटी गई यूपी के अंदर, और तमाम तरह के पूरे इंडिया में जहां भी इश्यूज आए। कोविड के दौरान में पुलिस को बड़ी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया, किसान आंदोलन हुआ, वकीलों और पुलिस के बीच में विवाद हुआ, उसको लेकर हमने प्रखरता से अपनी बात को रखा, अपने पक्ष को रखा, और तमाम सोशल मीडिया ने उसको सराहा। उससे पहले चूंकि दिल्ली पुलिस में कोई इस तरह का एक प्लेटफॉर्म नहीं था जहां से हम अपनी बात को कह सकें, पब्लिक के बीच में बता सकें कि पुलिस की क्या दिक्कतें हैं, क्या हमारे परेशानियां हैं, क्या हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं। तो तमाम चीज हम एड्रेस करते हैं। एक ये प्लेटफॉर्म है, एक तरीका है बताने का, और भारत सरकार ने और जो भी पुलिस के ऑफिसर्स रहे उन्होंने इस प्रयास को प्रमोट किया है, हमारे कंधे पर हाथ रखा है, हमेशा शाबाशी दी है। उस वजह से हम अपनी बात रखने में यहाँ तक पहुंच पाए हैं और कामयाब हो पाए हैं, और बल्कि भरपूर रूप से और कामयाब रूप से इसको सफल कर चुके हैं। अभी जो नए कानून लागू हुए थे 1 जुलाई 2024 से, तो बड़े लोगों में चर्चा थी कि कानून जमीन पर कैसे उतरेंगे, कैसे काम करेंगे, कौन लोग इनको फैसिलिटेट किया। तो उन्होंने, हमारे साथियों ने कहा कि वेद भूषण, आप चूंकि लिटरेरी मूड के भी हो और लीगल पोजीशंस को अच्छी तरह समझते हो, तो आप कुछ लिखो। तो फिर धीरे धीरे हिम्मत करके पहली बुक लिखी, हाउ टू राइट FIR, क्योंकि पहला कदम इसी साल लिखी है जब नए कानून लागू हुए। सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में उसका हमने विमोचन किया। जिन्होंने कानून लिखे थे, ब्रजलाल जो MP हैं राज्यसभा के और DG रहे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की। उसके बाद फिर लोगों ने प्रॉम्प्ट किया, कहा कि अब और आगे बढ़ो इस फील्ड के अंदर। फिर दूसरी किताब लिखी, वो बहुत मोटी किताब हो गई, 800 पेज की, उसका नाम था हाउ टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, कैसे की जाए। फिर लोगों ने और कहा कि अभी जो एविडेंस है जिसमें भी बदलाव आया उसके बारे में, पुलिस वालों की दिक्कतें हैं, उसको एड्रेस करने के लिए फिर एक किताब लिखी, जिसका विमोचन अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर हुआ। किरण बेदी वाज चीफ गेस्ट इन दिस फंक्शन। तो इस तरह से ये
संस्था एक चलती है, रिटायर्ड लोगों के लिए भी है और जो सर्विस में है उनके लिए भी है। हम हर साल अपने रिटायर्ड साथियों को लेकर जाते हैं विदेश में, क्योंकि इंडिया में तो हम ट्रेवल करते ही रहते हैं। उनके लिए जीवन का जो आखिरी समय है, विदेशों में क्या से लोग रहते हैं, क्या लाइफ स्टाइल है। इस बार हम लोग नया साल सेलिब्रेट करने के लिए हांगकांग, मकाऊ जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग रशिया गए थे अगस्त में झंडा फहराने के लिए। हमारे एम्बेसी ने वहां पर हमारा स्वागत किया, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। उससे पहले वियतनाम गए थे। डिफरेंट कंट्रीज में हम लोग जाते रहते हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात है। और जिन चीजों को हम पहले सुनते थे अब आंखों से देखने को मिलती हैं, तो यही हमारी जीवन की एक प्रक्रिया है, यही जीवन का लाइफ स्टाइल है। देखिए, आपको जिस अनोखे अंदाज में अभी वेदभूषण जी ने हमारे समक्ष ये सारी बातें रखी, उससे एक बात तो बिल्कुल तय है कि इनका जज्बा, भले ही आज इनके आगे रिटायर्ड एक शब्द लिखा गया है, लेकिन यहां पर ही इज डेफिनेटली नॉट टायर्ड एंड वी कैन सी ही हैज बाउंडलेस पैशन, जील, और यही इसीलिए जाने जाते हैं। और एक बड़ी जरूरी बात कि आज के वर्तमान दौर में ये टेलीविजन में और अलग अलग जो न्यूज चैनल्स हैं वहां पर ये एक बहुत लोकप्रिय चेहरा है और बहुत बुलंद तरीके से अपने विचार रखते हैं और निष्पक्ष होकर विचार रखते हैं, सारे पहलुओं को उजागर करते हैं जो एक आम आदमी अपेक्षा करता है या दर्शक अपेक्षा करता है कि उनको बिल्कुल संतुलित एक विचार पहुंचे। तो वेदभूषण जी, क्योंकि आपने तमाम बातें अभी हमारे साथ साझा करी, तो यहां पर ये जानना चाहेंगे, जब से दिल्ली पुलिस महासंघ है, कि अभी इस समय दो बातें कि क्या चुनौतियां आपके सामने, इस संस्था के सामने, और आगे की क्या एम्बिशियस प्लान्स हैं कि कैसे इसको और आगे इसको ले जाया जाए। देखिए, जैसे नया कानून आया तो नई तरह की चुनौतियां आ रही हैं, उससे पुलिस कैसे एनकाउंटर करे, कैसे निकल कर आए, ये दिल्ली पुलिस के लिए नहीं, पूरी इंडिया की पुलिस के लिए एक चैलेंज है। अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने चंडीगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा इन्हीं कानूनों को लेकर एक बहुत बड़ा उद्घाटन किया है, फंक्शन किया। उसमें तमाम जो डिजिटलाइजेशन जितना भी था उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अपने आप में चैलेंज है, हम उसको कैसे बाहर से फैसिलिटेट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं कि बहुत सारी चीजें जब हमने ये महासंघ बनाया तो आई, तो हमने अपने कमिश्नर को, बड़े अधिकारियों को लिखा और हमारी बात सुनी गई। जैसे पहले कोविड के दौरान में हमारे पूरे दिल्ली से सुबह के टाइम में मोटरसाइकिल राइडर्स निकलते थे डाक बांटने के लिए, एफआईआर, दूसरे डॉक्यूमेंट हर एक डीसीपी, एसीपी, एसएचओ के घर देने जाते थे। मैंने जो थाना साहब थे, देन कमिश्नर और पुलिस, उनसे रिक्वेस्ट की कि ये सर आज डिजिटल का टाइम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मेल है, सभी चीजें आप जा सकती हैं। ये 200 आदमी डेली मोटरसाइकिल पर तेल की वेस्टेज होती है, उन पेपर्स को अफसर टच भी नहीं करते हैं ड्यू टू कोविड, तो इट्स ए यूजलेस प्रैक्टिस। उन्होंने हमारी बात को मान लिया और उसी टाइम ऑर्डर कर दिया, वो डिसकंटिन्यू हो गया। इस तरह बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं कि जिनको हमें बताना होता है कि सर इस तरह से हम लोगों की हेल्प हो सकती है या हम पुलिस के लिए सामने आ सकते हैं। जैसे अब रिटायर्ड साथियों के लिए एक पहचान है कि जैसे आर्मी के अंदर, तमाम फोर्सेस के अंदर एक इग्निशिया दिया जाता है, एक पहचान चिन्ह दिया जाता है, जैसे मैंने तिरंगा लगाया हुआ है। तो हमने रिक्वेस्ट की है कि कोई ऐसा निशान हमें दिया जाए जिससे कि हमारी पहचान समाज में हो, एक रिकॉग्निशन में हो। कहीं पर हम भीड़ में जाएं, थाने में जाएं तो पहचाना जा सके कि कोई रिटायर्ड पुलिस का साथी है। तो ये तमाम इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज हैं। अब रिक्रिएशन के लिए कोई क्लब बनाने की मांग की है, जैसे बॉम्बे पुलिस के अंदर है, फॉरेन कंट्रीज के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये बड़ा मायने रखती हैं और हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है। और कभी आदमी बुजुर्ग नहीं होता, बुढ़ा नहीं होता, उसकी इच्छाएं उसको बुढ़ा करती हैं। हमारी इच्छाएं और आपकी इच्छाएं अभी जवान है, हमने बहुत आगे जाना है। आप देखें बहुत सारे कंट्रीज, हम यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज की बात करते हैं, वहां 90-90 साल तक लोग काम करते हैं। आप अभी देखिए जो बाइडन जा रहे हैं, प्रेसिडेंट वहां के जा रहे हैं, ट्रंप आ रहे हैं, तो एज इज नॉट ए, इट्स ए नंबर ओनली। तो आपके काम करने की इच्छा होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। तो बाकी ऊपर वाला कुदरत है, भगवान है, वो सबको ताकत देता है, अंदर से भी ताकत मिलती है। और आप जैसे साथी हैं, जो दोस्त हैं हमारे, हमें प्रमोट करते हैं, हमारी भावनाओं की, फीलिंग की कदर करते हैं, ये हमारी हिम्मत है और यही हमारा जज्बा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बात बड़े विश्वास से बतौर पत्रकार मैं भी बोलूंगा कि चाहे खाकी की वर्दी हो, चाहे फौज की वर्दी हो, तो ये इसे देखते ही एक
मन में सम्मान आता है। और आप वेदभूषण जी क्योंकि हर एक मंच पे बोलते हैं राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, तो इसी भावना, राष्ट्रवादी भावना से ही हम देश को आगे ले जा पाएंगे। देश के सामने अभी काफी चुनौतियां हैं और देश को आत्मनिर्भर भी बनाना है, विश्व गुरु भी बनाना है, महाशक्ति भी बनाना है। उस दौर को दोबारा लेके आना है जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यहां पर हमारे दर्शक 10 न्यूज नेटवर्क के जरूर जानना चाहेंगे आपसे वेदभूषण जी कि अभी अगर सबसे बड़ी उपलब्धि आपने हमारे साथ साझा करनी हो तो वो कौन सी होगी दिल्ली पुलिस महासंघ की? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि इस तरह थी कि जब दिल्ली पुलिस क्राइसिस के अंदर थी, दिल्ली पुलिस सीए एनआरसी का दंगा चल रहा था, हमारे हवलदार जिनकी फोटो हमारे ऑफिस के बाहर लगी, रतनलाल जिनकी डेथ हुई उसके अंदर, और आईपीएस ऑफिसर भी इंजर्ड हुए। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि दिल्ली पुलिस का पक्ष कैसे रखा जाए, क्योंकि तमाम जो बहुत सारी फोर्सेज ऐसी थी जो तमाम फोर्सेज को इंडिया के अगेंस्ट थी। विदेशों से हमारे ऊपर आक्रमण हो रहे थे, पाकिस्तान से बहुत तमाम चीजें, ट्विटर हैंडल से तमाम चीजें हमारे पर आक्रमण की जा रही थी, किसान आंदोलन के रूप में की जा रही थी। तो हमने भरपूर अपनी दिल्ली पुलिस का साथ दिया, अपने साथियों का साथ दिया, सरकार को बताया, अपना पक्ष बताया, सरकार ने हमारी बात को माना और वो हुआ जो हम चाहते थे और जो कानून इस देश का कहता है वो हुआ। जो इस तरह के लोग जो देश को तोड़ना चाहते थे उनकी शिकस्त हुई और जीत इस देश की हुई, इस देश के कानून की हुई, इस देश की अदालतों की हुई। तो इस तरह के जो निगेटिव ताकत है, चाहे वो किसी भी रूप में है, हमारी जिम्मेदारी है उनके खिलाफ मजबूती से के साथ लड़ाई लड़नी और पूरे हिंदुस्तान को बताना कि कानून क्या कहता है, सिस्टम क्या कहता है, और ये जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, विघटनकारी ताकतें हैं, उनको हमें किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देना है। तो आपने कई पहलुओं को उजागर करा और अपने विचार रखे। एक बात जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो युवा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये बात हर एक मन से बोलते हैं कि युवा शक्ति को आगे लेके आना है और युवाओं के कंधे पे ही हमारा देश का भविष्य है, और अगर सही मायने में राष्ट्र निर्माण करना है तो यहाँ पर युवाओं को सशक्त करना है, उनको तवज्जो देनी है। तो यहाँ पर आज के हिंदुस्तानी युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में युवाओं की ताकत वर्ल्ड में सबसे बड़ी है। सबसे ज्यादा युवा हिंदुस्तान के रहते हैं, परंतु तमाम विपक्षी पार्टियां या तमाम निगेटिव लोग कहते हैं बेरोजगारी है। नहीं, बेरोजगारी की तरफ देखना ही नहीं है। यदि अपने यंगस्टर्स जो है अपनी कमर कस लें और छोटा छोटा काम लेकर बैठे, छोटा छोटा बिजनेस करें, तो वो नौकरी देने वाले होंगे, ना कि नौकरी भीख मांगने वाले। ये थोड़ा फर्क है इस चीज में समझने में। मैं चाहूंगा कि आपके जो दर्शक हैं इस चीज को समझें कि यदि छोटे से लेवल से, मैंने देखा है इस दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर और वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कहानियां लिखी गई हैं जहां बहुत छोटे लेवल से शुरुआत करके वर्ल्ड लेवल के बिजनेसमैन बने हैं। मैं मैकडोनल्ड का आपको एग्जांपल दूंगा, उनके बारे में जाने कि किस तरह से एक युवा लड़के ने एक छोटे से गांव के अंदर, शहर के अंदर काम शुरू किया। आज काम शुरू करें, बहुत छोटे लेवल पर काम शुरू करें, बहुत ज्यादा फाइनेंस ना भी हो पाए तो जरूर कामयाबी मिलेगी। थोड़ा पेशेंस, धैर्य की जरूरत है। केवल हर टाइम नौकरी और भीख मांगने से काम नहीं चलता। अपने ऊपर विश्वास रखना और किसी भी फील्ड में, चाहे गांव के अंदर युवा हैं, चाहे शहर के अंदर युवा हैं, अपने आसपास देखें, अपनी जो अंदर ईश्वर ने उनको ताकत दी है उसको पहचान कर नया काम शुरू करें, नई सोच के साथ काम करें, तो युवाओं को जरूर एक कामयाबी मिलेगी और ताकत मिलेगी, और उनकी ताकत देश की ताकत होगी। युवा शक्ति को आगे लेके आना है और उनको प्रोत्साहित करना है, और ये भी बात को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के सामने बेशुमार चुनौतियां हैं, क्योंकि कोरोना काल जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई और प्राणवायु को भी लेकर हाहाकार मच गया था, तो वहां पर हमारे पुलिसकर्मी एक कोरोना योद्धा बन के उभरे थे। उन्होंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, और ये सुनिश्चित करने में जुटे रहे कि कैसे एक आम आदमी सुरक्षित रहे या उनके पास तमाम वो सुविधाएं मुहैया हों जिनकी उनको आवश्यकता है। तो यहाँ पर कोरोना काल के उस दौर में आपने और आपकी संस्था ने क्या कार्य करे और क्या चुनौतियां आई उस समय? देखिए, कोविड एक ऐसा समय था पूरे वर्ल्ड में, जितनी पुलिस फोर्सेस थी, चूंकि जो अंदर ग्रह की स्थिति होती है पुलिस वाले समझते हैं, आर्मी तो
बॉर्डर्स पर या बीएसएफ बॉर्डर्स पर तैनात है, ये तमाम पुलिस फोर्सेस के लिए वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, कैसे कोविड की जो महामारी आई है कैसे हम अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर पाए, और उससे भी ज्यादा जरूरी था कि अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। आपने देखा होगा तमाम थाने, पुलिस स्टेशन, कमिश्नर ऑफिस, डीसीपी ऑफिस किस तरह से शीशा लगाकर डीसीपी काम कर रहे हैं, एसएचओ काम कर रहे हैं, डिस्टेंस बनाकर काम कर रहे हैं, और पब्लिक की सेवा भी करनी है क्योंकि उस टाइम बहुत सारे अपराध ऐसे निकल कर आए। हालांकि इनडायरेक्टली जो कोविड ने जो नुकसान किया उसके बाद जिस तरह से डिजिटल का इस्तेमाल हुआ, आज तमाम सोशल मीडिया, तमाम चीजें, पैसा है, जितनी भी नेटवर्किंग है, तमाम चीजें दुनिया बदल के रख दी कोविड ने। पर ये कुछ हमें सिखा के भी गया, और खास तौर से पुलिस कर्मियों को बहुत सारे कहते हैं ना बोन इन डिस्गाइज, वो तमाम चीजें देकर गया है। आप देखें जो नया कानून आया है उसमें तमाम चीज डिजिटल है। आप थाने में बैठकर, या कोई लड़की है कोई अपना नहीं देना चाहती कोर्ट में, वो घर में बैठकर, विदेश में बैठकर अपनी गवाही दे सकती है। तो डिजिटल और जो कोविड है वो उसको और तरीके से देखा जाना चाहिए। ठीक है, उसने बहुत सारी चैलेंजेस थी, दिक्कतें आई पुलिस कर्मियों को, कैसे लोग चैलेंज करें, पुलिस को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि वो उनको ये करना चाहिए था, थाली नहीं बजवानी चाहिए थी, ये नहीं, बहुत तरह से क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, पर हम उससे ओवरकम हुए, उससे निकल कर आए। और कोविड का जो चैलेंज था उसने हमें बहुत सारी इनडायरेक्टली कुछ ताकत दी और बहुत सारी शक्तियां दी। आप सभी को पता है कि कोविड के बाद में दुनिया का स्वरूप बहुत तेजी से बदला है। उम्मीद है कि आने वाले समय में दिल्ली पुलिस ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस और जितने भी जिस तरह की जो चैलेंजेज आते हैं उनको ओवरकम करने में कामयाब होगी। एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि जो फासले हैं एक आम आदमी जो नागरिक है और पुलिस अधिकारियों के बीच, उस फासले को कैसे कम करा जाए, और साथ साथ क्योंकि एक मॉडल पुलिस स्टेशन की पहल हुई थी दिल्ली पुलिस में, और यहाँ पर कि ताकि एक आम आदमी बिल्कुल बेखौफ होके, उसे सोचना ना पड़े और वो जाके अपनी शिकायत भी दर्ज करे, अपने जो उसके गिले शिकवा हैं वो जाके साझा करे पुलिस कर्मियों के साथ। तो यहाँ पर अमूमन ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पर एक थोड़ी झिझक होती है एक आम आदमी में कि हम पुलिस स्टेशन तक कैसे जाएं। तो यहाँ पर जो फासले हैं तो वो उसको, क्योंकि आपका एक बड़ा लंबा कार्यकाल रहा है वेदभूषण जी, तो ये दर्शकों की जानकारी के लिए जरूर आप अपने ये विचार साझा करें और अवगत कराएं हमें कि यहाँ पर ये फासले दूर करने के लिए दिल्ली उसको, क्योंकि आपका एक बड़ा लंबा कार्यकाल रहा है वेदभूषण जी, तो ये दर्शकों की जानकारी के लिए जरूर आप अपने ये विचार साझा करें और अवगत कराएं हमें कि यहाँ पर ये फासले दूर करने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या नई पहल हुई है और उसके साथ साथ क्या कदम उठाने चाहिए। देखिए, इतना सेंसिटिव और डेलिकेट मैटर है जिस बारे में आपने सवाल किया है, क्योंकि हमारी जो गलती ये रही कि हम ब्रिटिश लेगेसी को आज तक पीछे ढोकर चल रहे हैं। पुलिस के अंदर, जुडिशरी के अंदर और तमाम फोर्सेस के अंदर क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है। अभी आपने देखा होगा एक पूजा खांडेकर का केस हुआ था, आईएएस ऑफिसर थी, जिस तरह से उनकी भर्ती हुई, जिस तरह से उन्होंने सिस्टम को मिसयूज किया, उसी तरह से पुलिस के अंदर जो लॉबिंग बनी हुई है, आईपीएस सिस्टम अलग है, दानिश का सिस्टम अलग है, सिपाही अलग भर्ती हो रहे हैं, सब इंस्पेक्टर भर्ती हो रहे हैं। पर ये आने वाले टाइम की जरूरत है कि भारत सरकार इस बारे में गहनता से सोचे, नहीं तो वही स्थिति रहेगी ब्रिटिशर्स की पुलिस के आईपीएस का एक अलग वर्ग बन चुका है, नीचे के पुलिस अधिकारी अपने अलग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। ये इतना अलग मामला है शर्मा जी, मुझे आपको कई घंटे इस बारे में बहस करनी होगी और हो सकता है कि कुछ आईपीएस की लॉबी इस बात से मेरे से नाराज हो जाए। हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु यदि आप पब्लिक और पुलिस के बीच में डिस्टेंस वाकई में सरकार कम करना चाहती है तो जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको बिल्कुल आपको चैलेंज करना पड़ेगा, उसमें आमूल बदलाव की जरूरत है। एक आदमी आईपीएस भर्ती होने के बाद किस तरह से उसके बिहेवियर पे चेंज आता है, ठीक है उसको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, पर इतना डिस्टेंस ना हो जाए, कितनी दूरियां ना हो जाए कि वो आईपीएस को पहुंचना ही मुश्किल हो जाए, आईएएस के पास तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। एक पूजा खांडेकर का मामला निकल कर आ गया, इस सिस्टम के अंदर हजारों आईपीएस और आईएएस, इतने पूजा खांडेकर बसी हुई हैं इस
पुलिस सिस्टम के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर के उनको एड्रेस करना बहुत मुश्किल है। तो सरकार को गहनता से सोचना चाहिए, इस बारे में कमीशन बनाए, कानून बनाए, और जितनी भी यूपीएससी की प्रक्रियाएं हैं, जब तक आप जमीन पर बदलाव नहीं करेंगे, पब्लिक के साथ में हमारा वही रास्ता रहेगा जो अब तक रहा है। यदि आप सिंसियरली सरकारें करना चाहती हैं तो इसको एड्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो अदालतों को, पुलिस को इसी तरह को सजाता रहेगा। इसलिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। कभी दूसरे मौके पर इस बारे में मैं बहुत डिटेल से आपसे बात करूंगा, मैं बताऊंगा, परंतु हो सकता है कि कुछ मेरे साथी या सीनियर ऑफिसर नाराज हो जाएं। इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। देखिए, ये आपके विचार हैं और आप जाने जाते हैं कि आप बिल्कुल एक खुल के बात करते हैं अपने विचार, और यहाँ पर कई उपलब्धियां हासिल करी हैं दिल्ली पुलिस ने। और अगर हम खासतौर पे दिल्ली राजधानी की बात करें तो यहाँ पर एक कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन अभी ये बात है कि कम से कम अब यहाँ पर सबकी भागीदारी की आवश्यकता है कि ताकि एक आम आदमी भी अगर देखता है कि यहाँ पर अगर स्ट्रीट लाइट्स मिसाल के तौर पे काम नहीं कर रहे, तो वहाँ उसकी जानकारी दें जो भी कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं, ताकि उसका सही समय पे उस समस्या का समाधान निकाला जाए। और साथ साथ देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते, तो वही बात है कि भागीदारी की भी आवश्यकता है। और साथ साथ कि दिल्ली पुलिस ने, निश्चित बात है कि बड़े अच्छे कार्य करे हैं, उपलब्धियां हासिल करी हैं, और चुनौतियां भी आगे बेशुमार हैं। और यहां पर रिफॉर्म्स, क्योंकि रिफॉर्म्स की आवश्यकता हर एक सिस्टम में, हर एक डिपार्टमेंट में है, तो यहां पर बहुत अच्छी बात है कि कम से कम एक सोच जारी है और यहां पर एक संकल्प ले लिया है कि यहां पर अभी सारी चुनौतियां जो सामने हैं उनसे भी निपटा जाएगा, और एक आम आदमी को बिल्कुल सुरक्षित करा जाएगा, ताकि किसी तरह का खौफ ना हो, किसी तरह का भय मन में ना हो। तो आपने अपना कीमती समय दिया वेदभूषण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।